एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ में क्वेश्चनों के विश्लेषण को देखेंगे। जो लास्ट हमने टॉपिक किया था, बाल विकास के सिद्धांत को हमने यहाँ पर समझा था, उससे संबंधित क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका कंप्लीट यहाँ पर कलेक्शन जो है हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और जैसा कि आपका एग्जाम नज़दीक है तो ज़रूरी है कि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद में उसके जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर बनते हैं तो आप उन्हें साथ साथ में जो है सोल्व करते हुए चले, ताकि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आपके वहाँ से एक या फिर 2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पर जो है आपके क्लियर हो जाए, पक्के हो जाए। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं बाल विकास के सिद्धांत के पर्सनों को। ठीक है, इससे पहले हमने टॉपिक को कवर किया था, तो अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो देखो अच्छी बात नहीं है, उसे आप वॉच करें, और कर चुके हैं तो बेहद अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समित विकास के सिद्धांत से, क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था कि बच्चे में जैसे कि हम एकीकरण का सिद्धांत पढ़ा है, हमने जो है यूनिफॉर्म पैटर्न एक रूपता का सिद्धांत पढ़ा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ा है, और बच्चे में जो विकास होता है विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा है। तो विकास की दिशा में भी बच्चे का विकास 2 तरह से होता है। एक होता है सिर से पैर की तरफ, जिसे हम शीर्षगामी यानी कि सेफलोपोडल कहते हैं, और दूसरा होता है समीप दूराभिमुखी, जिसे हम जो है प्रॉक्सिमोडेस्टियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने हर एक चीज को कल समझा था। अब उसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा है आपका सेफलोपोडल से, तो आपको आंसर करना है कि किस प्रकार का विकास जो है ये कहलाता है। तो समीप विकास यानी कि सेफलोपोडल जो कहता है कि शैशव अवस्था में क्या होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बच्चे के अंग है, जैसे शरीर, जैसे सिर हुआ, उसके पसीना हुआ, है ना, तो ये जो हाथ पैर है उनके मुकाबले उसमें हाथों पैरों के मुकाबले इन सिर में और धड़ में पहले मजबूती आ जाती है। ठीक है ना, आपने मतलब देखा भी होगा और मैंने कल आपको पढ़ाया भी है, तो पहले मजबूती आ जाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में अकॉर्डिंग टू समीप विकास का सिद्धांत यानी कि सेफलो जो प्रोक्सिमोडेस्टियल सिद्धांत है वो ये कहता है कि बच्चे के पहले सिर में मजबूती आती है, उसके धड़ में मजबूती आती है। ठीक है, उसके बाद हाथों पैरों में मजबूती आती है। अगर हम शीर्षगामी सिद्धांत की बात करें तो वो इस तरीके से चलता है, यानी कि सिर में मजबूती, धड़ में मजबूती, उसके बाद से पैरों में मजबूती, वो ऊपर से नीचे जाता है। और जब हम बात करते हैं समित विकास के सिद्धांत की, तो वो कहता है कि पहले सीने में मजबूती आती है, उसके बाद से हाथों पैरों में मजबूती आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समित विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पांव चलता है। हम सेफलोपोडल की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। भाषा का विकास कैसे, तो इसका संबंध ही नहीं है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, नहीं, हम बात कर रहे हैं बच्चे के विकास के दिशा के सिद्धांत की। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल इसी तरह के इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, इसी तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो आपको इतनी तो तैयारी करके चलनी पड़ेगी, इस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है आपका क्वेश्चन पेपर आप डील कर पाओगे। तो सेकंड यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनको सही आपको जो है मिलान करना है। तो बताओगे यहाँ पर कि किसके साथ में सही आप जो है मैच करोगे। अगर हम समीप दूराभिमुखी की बात करें यानी कि प्रॉक्सिमोडेस्टियल की बात करें, तो सीधी सी बात है, प्रॉक्सिमोडेस्टियल का संबंध किससे है, बच्चे के जब विकास सीने से बाहर की तरफ होता है यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है, तो आप इसे मैच कर दोगे किसके साथ में, मैच कर दे, है ना, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, है ना, सेफलोपोडल कहलाएगी और प्रॉक्सिमोडेस्टियल कहलाएगी। ठीक है, समीप दूराभिमुखी यानी कि सेफलोपोडल यानी कि हम इसको कैप से रिलेट कर सकते हैं, और कैप से जब नीचे की तरफ जो है वृद्धि होती है, यानी कि पहले सिर में मजबूती, धड़ में मजबूती, उसके बाद से पैरों में मजबूती, तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है सिर से पैर का क्रम। ये कहलाएगा क्या, सिर से पैर का क्रम। फटाफट से हम यहाँ पर जो है मैच करते हैं। अंतर्व्यक्तिक विभिन्नताएं, इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्ति तो जो विभिन्नताएं हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से विभिन्न होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या
कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरवैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होती है कि एक ही बच्चे में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को पाई जा सकती है। ठीक है, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि उसका शारीरिक विकास पहले हो गया हो, बहुत जल्दी हो गया हो, और उसका मानसिक विकास में थोड़ा टाइम लग रहा है, या फिर सामाजिक विकास में टाइम लग रहा है। तो एक ही बच्चे में विकास की दर किसी एक विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे विकास से भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा का संबंध होता है अपने से, और इंटरपर्सनल का संबंध होता है दूसरों से। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया बिल्कुल सटीक। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, 1 का B हो जाएगा, 2 का C हो जाएगा, एंड 3 का D हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा A, है ना। नो डाउट, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसकी PDF के लिए आप AB टीचिंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उस पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण से है। पहला जो है कथन है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों, मैं कलर दूसरा लूंगी यहाँ पर, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों का अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये 2022-23 का कलेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा आया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यही आपको पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है, तो चूक नहीं होनी चाहिए। देखो, जब हम वास्तविक जीवन की समस्याओं से मूर्त अनुभवों से बच्चों को सिखाते हैं, तो उनका जो जानकारी प्राप्त करने का लेवल है, यानी अधिगम, उनका जो अधिगम है, लर्निंग पावर उनकी बढ़ जाती है, अच्छे रास्ते हमें जो है मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है ना, कथन हमारा सही है। अगर हम कारण की बात करें तो कारण, क्योंकि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। जो बच्चे में विकास होता है वो सिस्टमैटिक होता है, और उसका एक जो है अनुक्रम, यानी कि उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, वो उसी इस क्रमबद्ध तरीके से चलता है। तो दोनों हमारे यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे, A और R दोनों सही है, व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो, अभी कथन है और कारण है। अगर हम कथन की बात करें तो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में, जो मतलब बच्चे बढ़ते हैं ना, कोई किस दर से बढ़ रहा है, कोई किसी दर से बढ़ रहा है, कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई देर से बढ़ रहा है ना, तो विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल सही बात है ना। कोई बच्चा आपने देखा होगा जल्दी विकास कर जाता है, कोई देरी से विकास करता है, तो विभिन्नताएं तो बिल्कुल पाई जाती है। अगर बात करें विकासात्मक अंतर की, कि जो विकासात्मक अंतर होता है वो क्यों होता है, वो आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। यानी कि भाई, हो सकता है कोई हेरिडिटिकली, मतलब अपने माँ बाप पे गया हो, उसके माँ बाप का विकास उतना नहीं हुआ है, हाइट कम रह गई है, या फिर जो है उसका IQ लेवल कम है, तो जो विकासात्मक अंतर होता है, यानी कि बच्चों में जो विकासात्मक अंतर पाया जाता है कि भाई कोई अच्छा समझदार है, इंटेलिजेंट है, और उसकी हाइट भी अच्छी है, किसी की कम है, तो वो क्यों, ये जो विकासात्मक अंतर है वो आनुवंशिक और अनुभवात्मक यानी कि जो बच्चे ने जीवन में अपने एक्सपीरियंस लिए हैं विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया, यानी कि कह सकते हैं कि वो इंटरेक्शन, इसको हम सरल इंटरेक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम जटिल इंटरेक्शन कहेंगे, एक अनिवार्य परिणाम है। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण जो बच्चों को मिलता है उसके कारण बच्चों के विकास में अंतर पा जाता है। तो दोनों यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। तो A और R दोनों सही है, परंतु जो है नहीं, यहाँ पर D ऑप्शन जाएगा। A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। जब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि विकास के सभी डोमेन, सभी पक्ष एक दूसरे से इंटर रिलेटेड
पारस्परिक संबंध है, उनका आपस में पारस्परिक संबंध है और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि बच्चे का अगर शारीरिक शरीर कमजोर रह गया, उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ, तो उसका सामाजिक विकास भी कम होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी कम होगा। ठीक है, तो प्रभावित करते हैं। एक पक्ष में अगर कमी रह जाती है तो वो दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, और दोनों एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं, कथन भी सही है और व्याख्या भी यहाँ पर जो है दोनों की सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पर सही बताना है। आपने सिद्धांत पढ़े हैं बाल विकास के, और आपको अभी आपको बताना है कि कथन कौन सा सही है। अगर हम कथन की बात करें तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमोडेस्टी। सही हो गया। ठीक है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, प्रभावित होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि प्रभाव पड़ता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। तो कथन कौन सा सही हो जाएगा? कथन एक सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। फिर से आपको जो है यहाँ पर ढूंढना है कि सही बताना है। आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। ठीक है, तो सही आपको बताना है कि विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अभी हमने पढ़ा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से, हो सकता है कि एक बच्चा का विकास जल्दी हो जाता है तो दूसरे का देरी से होता है, तो इस वजह से जो विकास की गति है उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। जो संज्ञानात्मक विकास है, इन्होंने कहा है कि कंप्लीट रूप से आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा है कि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो विकास है पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, यानी कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि बच्चा किस दिशा में, मतलब ये लंबा जाएगा, छोटा रहेगा, या फिर जो है ये इंटेलेक्चुअल बनेगा। ठीक है, ये पहले ही फिक्स हो जाता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे तीनों कथन सही हो जाएंगे, लेकिन जो इन्होंने सेकंड कहा है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक जो विकास होता है, ज्ञान का जो विकास होता है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम पियाजे माने तो उनका कहना तो ये है कि विकास, जो बच्चे का ज्ञान है वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है ना। तो कंप्लीटली हम नहीं कह सकते हैं कि वो बाय बर्थ बच्चे को जितना ज्ञान मिला है वो मतलब उतना ही रहेगा, नहीं, वो जो उसको वातावरण दिया जाता है वहाँ से वो चीज़ें सीखता है। तो पूर्णतः आनुवंशिकता पर नहीं, आनुवंशिकता और जो कह सकते हैं कि पर्यावरण, दोनों का ये जो है मिला जुला रूप होता है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 जहाँ पर भी मैच है 1, 3 एंड 4, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी, यानी कि अधोमुखी भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉक्सिमोडेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रॉक्सिमोडेस्टियल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडेस्टियल यानी कि समीप दूराभिमुखी अधोमुखी सिद्धांत को दर्शाता है। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है, यानी कि बच्चा जो है चलना सीखने से पहले देखना शुरू कर देता है। या फिर बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। या फिर व्यक्तिगत उंगलियों की गति एकीकृत करना सीखने से पहले उंगली पकड़ने में महारत हासिल नहीं की जा सकती। या फिर शरीर के आकार, तंत्रिका तंत्र के विकास की क्रम व गति अलग अलग होती। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉक्सिमोडेस्टियल क्या कहता है, ये कहता है कि जो बाहें होती हैं, जो हाथ होते हैं, ठीक है, तो हाथों में मजबूती आने से पहले कंधों में मजबूती आती है।
सीने में मजबूती आती है तो बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा और मतलब इसको स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है। तो जबकि इसमें होता क्या है कि मतलब सिर में मजबूती आने के बाद में सीने में मजबूती आती है, और सीने में मजबूती के बाद से फिर हाथों में मजबूती आती है, उसके बाद से जो है कलाई में मजबूती आएगी, उसके बाद से उंगलियों में मजबूती आएगी, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर बाहों, ये जो कंधे हैं, ठीक है, इनके लिए बाहा शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक। तो बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों के उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है, ठीक है। ये आप बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। भाई सना ने क्या किया है, अपनी कमीज का बटन जो है बंद करने सीखने से पहले, यानी कि कमीज का बटन हम किससे बंद करेंगे, उंगलियों से करेंगे ना। तो सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने से पहले, कलम पकड़ना सीखने से पहले, गिलास पकड़ना जिसे हम मुट्ठी से पकड़ सकते हैं, बोतल पकड़ना जिसे हम जो है पूरे हाथ से मुट्ठी से पकड़ते हैं, तो वो सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो आपको बताना है कि विकास एक आयामी है इसलिए, या फिर विकास की दिशा शीर्षगामी है, शीर्षगामी यानी कि सेफलोपोडल है इसलिए, या फिर विकास की दिशा अधोगामी है, अधोगामी यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टियल इसलिए, या फिर विकास का क्रम अनिश्चित है। तो सीधी सी बात है, विकास का क्रम तो अनिश्चित नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर बच्ची ने उंगलियों के इस्तेमाल से पहले हाथों का इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सा विकास है? अभी मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमोडिस्टियल है, जिसे हम कहते हैं समीप दूराभिमुखी या फिर अधोमुखी जिसे हम कहेंगे, ठीक है, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टियल कहेंगे या फिर हम जिसे समीप दूराभिमुखी कहेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। अब आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके मतलब क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ठीक। अब आपने देख लिया है कि पहले हाथों का इस्तेमाल करने, जो बड़ी मांसपेशी है उनका इस्तेमाल पहले करना सीखता है बच्चा, और इन छोटी मांसपेशियों का, उंगलियों का इस्तेमाल करना बाद में सीखता है। तो उसने बोतल पकड़ना और बॉल पकड़ना, गिलास पकड़ना पहले सीखा है। इसका मतलब क्या है कि वो बड़ी मांसपेशियों का यूज करना पहले जो है उसने बड़ी मांसपेशियों का वो यूज करती थी, अब वो जो है बटन लगा पा रही है कमीज के, कलम पकड़ पा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इस तरीके से कलम पकड़ने में सक्षम हो गई है और इस तरीके से बटन लगाने में सक्षम हो गई है। तो उसका विकास होते होते यहाँ से होते होते यहाँ तक आया है। तो ये कौन सा क्रम है? ये प्रॉक्सिमोडिस्टियल है, ठीक है, समीप दूराभिमुखी या फिर उसे हम कहेंगे अधोगामी, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। वेरी सिंपल, बिल्कुल सिमिलर है, मैच हो रहा है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाएगा? शीर्षगामी को यानी कि सेफलोपोडल को, या फिर समीप दूराभिमुखी अधोमुखी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर साम्य धारण या फिर संरक्षण। अभी तक आप समझ गए होंगे, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए, कथन है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता है, तो आर्थिक रूप से बच्चे कमजोर है, और आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के जो बच्चों का बचपन होता है वो उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। ये तो बात है ना। दूसरा, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। चीन के बच्चे का बचपन अलग होगा, भारत के बच्चे का बचपन अलग होगा, उनकी संस्कृति अलग है, हमारी अलग है। तो ये अलग अलग संस्कृतियों के कारण भी बचपन के जो अनुभव होते हैं वो अलग ही होते हैं। केरल में तो बच्चे नाव से पढ़ने जाते हैं, हम लोग तो ऐसे मतलब उसमें समतल एरिया में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो ऐसे चले जाते हैं। तो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग एरिया है, तो क्षेत्र अलग अलग होने के कारण संस्कृति अलग होती है, संस्कृति अलग होती है तो अनुभव भी अलग हो जाते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। तो ए और दोनों सही है और सही व्याख्या जो है एक दूसरे की कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा
केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। जो विकासात्मक प्रतिमान है, जिन आधार पे हम बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, तो विकासात्मक जो प्रतिमान है, प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। ठीक है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। इस बात को हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो दोनों कथन जो है हमारे सही हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, क्लियर हुई बात? इससे क्या होगा, आपके टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा और आपके कुछ जो डाउट होंगे वो क्लियर होते चले जाएंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बच्चों के विकास के जो मार्ग होते हैं, जो प्रगति की सटीकता होती है कि भाई ये किस दिशा में मतलब काम करेगा, आगे बड़ा होकर ये क्या बनेगा, तो इसमें सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सटीकता के साथ नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों का अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही है, क्योंकि जो आनुवंशिकता है और जो पर्यावरणीय कारक है, इनका जो अनूठा संयोजन होता है आपस में, वो बच्चों में अलग अलग बदलाव उसी वजह से होते हैं। तो अलग अलग बदलाव के कारण जो है उनके मार्ग तय करता है ना। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो दोनों कथन है सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही है। ठीक, नो डाउट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम कथन की सही नहीं की बात करें तो बात करते हैं कि विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन का उत्पाद है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो विकास होता है वो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट होता है इसका क्या होता है, गुणात्मक परिणाम होता है ना। और विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ना कि सटीक रूप से नहीं कह सकते कि बच्चा जो है उसकी सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पूर्णतः भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। अभी हमने पढ़ा कि एक समान नहीं होती है भाई, है ना, एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हाँ, पहले ग्रोथ काम होते हैं, बॉडी बढ़े या फिर बच्चा काम सीखे तो वो ग्रोथ होता है पहले, विशिष्ट तो बाद में होता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना। तो हमारे जो है हमारा कथन हो जाएगा सी गलत, बाकी यहाँ पर जो है सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या नहीं है कि विकास एक धारणीय और एक आयामी है, जबकि हमने क्या पढ़ा कि विकास बहुआयामी है। क्या होता है, बहुआयामी, उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं ना, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और शारीरिक, सभी तरह के पक्ष होते हैं। तो एक आयामी कैसे हो जाएगा, सभी तरह के डोमेन होते हैं तो एक आयामी नहीं होता, गलत हो जाएगा। विकास ऊपर से नीचे की ओर और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, सही हो गया। विकास आनुवंशिकता और संपोषण यानी कि पर्यावरण से प्रभावित होता है, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सभी यहाँ पर जो है कथन सही है, ए ऑप्शन जो है गलत है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका देखें विकास में तो क्या होती है, तो परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, और जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। क्या हम हेरिडिटी को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। हाँ, हम इन्वायरमेंट को यानी कि परिवेश को तो बदल सकते हैं। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। अब इसने बोल दिया है कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी तो प्रमुख है ना, और जो इन्वायरमेंट है उसकी भूमिका न्यूनतम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, या फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में
आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, बात समझ गए? क्योंकि जो विकास होता है, विकास बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें जितने भी विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र चाहे उसको शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, भावनात्मक हो, तो उसमें क्या होता है कि आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और परिवेश यानी कि उसका जो इन्वायरमेंट उसे मिला है, सापेक्ष रूप से उसके प्रभाव अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके, भाई एक बच्चा है, उसके विकास की प्रगति कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, हम क्या करेंगे कि उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से जो है मापा जा सकता है। दूसरा, विकास का स्वरूप व गति, जो विकास का स्वरूप है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो गति है, सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। गलत हो गया है ना? तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। अब अगर हम बात करें कि तुलना करके दर को मापा जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? विकास का स्वरूप प्रगति गति एक समान नहीं होती, ये भी गलत है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? हमारे दोनों जो है गलत है, यहाँ पर दोनों की दोनों जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, बालकों में जो व्यक्तिगत विकास होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्दत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। मैंने कहा कि भविष्यवाणी की जा सकती है लेकिन पक्के तौर पर नहीं कर सकते ना, तो गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। हमने तो ये पढ़ा है कि विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। ये हमारा जो है सही हो जाएगा, है ना? सही बात है। चलिए आगे यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है ना? ऐसा विकास की दर में विभिन्नता या फिर उसको अलग होने के कारण होता है ना? तो व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, इस रीजन से ऐसा होता है। तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, कथन भी सही हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी सही हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको जो है अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप जो है अच्छे से डील कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। भाई देखो, वो कौन सा नियम है आपको बताना है कि जो ये कहता है कि जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो विकास के विभिन्न चरणों में, विकास के विभिन्न चरण सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो क्या विकास एक आयामी है इस रीजन से, या फिर विकास एक दिशीय होता है इस रीजन से, विकास एक असतत प्रक्रिया है इस रीजन से, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है इस रीजन से? तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्योंकि विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से होता है, तो क्या रीजन है कि विकास क्या है, एक की जो दिशा है वो अधोगामी और शीर्षगामी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो है बच्चे में विकास दो तरीके से होता है, शीर्षगामी होता है और अधोगामी होता है। ठीक है, चलिए आगे जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है कि विकास का चरणीय सिद्धांत, विकास का चरणीय सिद्धांत यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप बच्चों में विकास होता है, तो विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? भाई स्टेप बाय स्टेप जो है विकास आगे बढ़ रहा है, तो वो जो है कंटिन्यू तरीके से बढ़ रहा है, रेगुलरली बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, विकास की निरंतरता के सिद्धांत के साथ में जो है उस पर जोर देता है। ठीक है, नो डाउट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं? जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो वो क्यों पाई जाती है? मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न क्यों होता है? क्यों होता है? विकास क्रम के कारण, या फिर विकास का सामान्य क्षमता के कारण, या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के कारण, या फिर विकास की दर के कारण।
क्योंकि विकास की दर एक बच्चे में दूसरे बच्चे से जो है अलग पाई जाती है। एक बच्चा किसी दर से तो दूसरा बच्चा किसी दर से जो है बढ़ता है, तो इस कारण से जो है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, तो हम कहेंगे विकास की दर के कारण, ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट के कारण। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। अगर हम बात करें, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है। विकास के जितने भी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, क्या उनके बीच में संबंध नहीं होता है? आपको सत्य बताना है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें सत्य बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, कि यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। विकास रेखीय नहीं होता, विकास होता है कौन सा, वर्तुलाकार, स्पाइरल। क्या होता है, स्पाइरल होता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाओं का आपस में संबंध होता है, ठीक है। तो तीनों का कथन गलत हो जाएंगे, बाकी ये जो है सही हो जाएगा। एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को, पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को, फिर जो है हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। एक साथ चलाना, उसमें एकीकरण वो जो है सीख गया है। तो यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को जो है दर्शाता है, ठीक। तो आई थिंक मैंने जो है आंसर खुद ही बता दिया है। तो निरंतरता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का, तो ये हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। वो पहले हाथों को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, बाद में जो है इकट्ठा सबको चलाना सीख जाता है। तो ये क्या है, देखा है ना, तो छोटा बच्चा पहले किसी भी चीज को उठाने के लिए पूरा लुबद जाता है, फिर बाद में अगर सामने कुछ चीज उठानी है तो वो हाथ से भी उठा सकता है, ठीक है। तो ये सब एकीकरण करना वो सीख जाता है। तो ये क्या है, एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि यानी कि जो उसके अगल बगल में जो एरिया है, परिधि या फिर अग्र अंगों के ओर विकास क्या कहलाता है, तो सीधी बात है, क्या कहलाएगा, विकर्णीय विकास, या फिर विकेंद्रीकृत विकास, या फिर मध्य बाह्य विकास, या फिर सोपनीय। तो मध्य बाह्य विकास यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टियल, मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, ठीक है, मध्य से बाहर की तरफ होता है प्रोक्सिमोडिस्टियल विकास, हम इसको बोलते हैं, ठीक, समझ गए, केंद्र से बाहर की तरफ ये हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है, नरेश और मुकेश की आयु समान है। आयु तो समान हो गई, ठीक है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, जैसा कि हमने पढ़ा है, अंतर तो होगा। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है, परिमार्जितता के कारण, या फिर निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत की पहले से जो है ये तय है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के कारण, या फिर समान प्रति के सिद्धांत के कारण। तो सीधी सी बात है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के कारण ऐसा हो रहा है कि उनमें अंतर है। संकल्पनाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, संकल्पनाओं यानी भी कॉन्सेप्ट की व्यवस्थित प्रस्तुति। हम क्लास में जाते हैं ना, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके सामने। तो संकल्पनाओं की व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ में संबंधित हो सकती है। अच्छा, बच्चों को मतलब इस तरीके से क्यों पढ़ाया जाता है कि पहले छोटे छोटे स्टेप में, फिर बड़े में, फिर पूरा पैराग्राफ, फिर उनको जो है क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाते हैं ना, उसको ये नहीं कि मतलब आते ही उनको उन पर एकदम लोड डाल दे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो विकास है वो एक क्रम से चलता है, क्रमिक रूप में होता है। इसलिए बच्चों को पहले ABCD सिखाते हैं, फिर वन वर्ड सिखाते हैं, उसके बाद से पूरा सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि बच्चों का जो विकास है एक क्रम से होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रमिक रूप में चलता है, ठीक है। तो विकास विषम जातीय या स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं इसलिए, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, या फिर विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो विकास एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है, इसीलिए उनको जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बाल विकास का सिद्धांत आपको बताना है कि विकास परिपक्वन यानी कि मैच्योरिटी तथा एक्सपीरियंस के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। आपस में जो मैच्योरिटी लेवल होता है और जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है उनका आपस में इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, उसकी अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, यानी कि एक्सपीरियंस को ही आप एकमात्र तरीका नहीं मान सकते हैं। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी कि बच्चे को डांट फटकार के तुम सिखा सकते हो, यहाँ पर ये कहा गया है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सही ढंग से नहीं लगा सकते, ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ हद तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि विकास जो है परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यानी कि आप चीज़ों को जो है आपका जो मैच्योरिटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग और आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आपका ज्ञान का निर्माण होगा, आपका विकास होगा, आपके गुणों में वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्व विद्यालय में आया पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव सॉरी अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है, यानी कि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। वो उसने जो है अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास कर्मिक प्रकार का होता है इस रीजन से, या फिर विकास निरंतरीय होता है इस रीजन से, या फिर अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है इस रीजन से, या फिर विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण। हाँ, सीधी सी बात है, अब उसने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है, कंट्रोल करना सीख लिया है, तो इस वजह से जो है विभेद व एकीकरण के विकास के कारण जो है सिर्फ उसका गुस्सा रोकर नहीं दिख रहा है, उसका गुस्से में उसके जो पेशियां हैं वो तन गई है, कंधे तने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि उसने बैलेंस करना, एकीकरण करना सीख लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि इसका आंसर आपको जो है क्या बनेगा और कितना आपका जो है स्कोर बना है, ये भी आपको मुझे बताना है। 30 में से यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन बने हैं, आंसर बने हैं, तो कितना आपको जो है और मेहनत की जरूरत है। आप अपने टारगेट से, अपने जो है क्वालिफिकेशन रेट से कितना भी आप दूर है, तो वो भी आप जो है पर एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 तो नहीं, कम से कम 2 तो क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से बनेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार भी पक्का आएगा। विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट ईयर भी आया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। तो अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो है कल हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहना। बाकी लोगों को भी क्लास शेयर कर दिया करो। उसकी पीडीएफ के लिए एपी टीचिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन का जितना भी आपका स्कोर रहा है वो शेयर करना बिल्कुल मत भूले। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।